आपातकाल के पश्चात भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरी तरह से लग जाती है राजनीतिक रूप से, उसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि भारत में एक ऐसी राजनीतिक सत्ता आए जो कि भारतीयता, हिंदुत्व एवं हमारी जो एक मूल भावना है हिंदुत्व की, भारतीयता की, उसको सहेजे, संवारे और उसको आगे बढ़ाए। और इसके पश्चात राम मंदिर का आंदोलन प्रारंभ होता है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल एवं भारतीय जनता पार्टी के अनेक स्वयंसेवक, कार्यकर्ता और आम जनता, एक हर एक राम भक्त जो है इस आंदोलन से जुड़ जाता है। और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि अयोध्या में परतंत्रता के, गुलामी के 500 सालों का जो एक प्रतीक बाबरी मस्जिद वहां पर टिका हुआ है, उसका विध्वंस हो, उसके स्थान पर रामलला स्थापित हो, रामलला पंडाल से बाहर निकले। 90 का दशक आता है और भारत में राम मंदिर का आंदोलन तेज हो जाता है। इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं हर एक कार्य सेवक या राम भक्त अपने हृदय से लग जाता है। हृदय में एक ही भावना की, परतंत्रता की, गुलामी की जो एक प्रतीक है अयोध्या में 500 वर्षों से, उसके स्थान पर रामलला विराजमान हो और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इस क्रम में 92 में एक ऐसा समय आता है कि जन भावना उमड़ती है और उग्र जन भावना के आगे 500 वर्षों से टिका हुआ ढांचा टिक नहीं पाता है और बाबरी ढांचे का विध्वंस हो जाता है। इसके बाद संघ के, भाजपा के एवं विहिप के अनेक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, परंतु रामलला का मंदिर जो है उसके निर्माण का मार्ग जो है उस दिन प्रशस्त हो जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अनेक अवसरों पर राष्ट्र के लिए खड़ा होता है। 2014 का वर्ष आता है और अचानक से हम देखते हैं कि सत्ता में एक राष्ट्रवादी, एक हिंदुत्ववादी, एक विकासवादी, एक समानतावादी, सबका साथ और सबका विकास के नारे को साथ लेकर चलने वाली पार्टी सत्ता में आती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 70 सालों के मेहनत का फल था कि आज सत्ता में एक ऐसी पार्टी है जो कि देश की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है और इसका यह मानना है कि समानता का अर्थात यह नहीं है कि हम देश के अल्पसंख्यक समुदाय का अपीजमेंट करें। इसका यह मानना है कि सबको समान अधिकार देकर भी समानता एवं हिंदुत्व की बात की जा सकती है। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस चीज को नकारते हुए यह कहता है कि संघ का उद्देश्य कभी भी राजनीतिक सर्वश्रेष्ठता स्थापित करना नहीं है। संघ का एकमात्र उद्देश्य यह है कि देश का, समाज का भला हो, हिंदुओं का भला हो तथा हिंदू शक्ति पुनर्जागृत हो और संगठित हो, जिससे कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। संघ ने हमेशा से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को इस राजनीतिक राष्ट्रवाद के ऊपर रखा है और संघ का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वह वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। उसका यह मानना है कि संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है, परंतु परिवार में भी समानता सबको प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान की अगर बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के ही नहीं अपितु विश्व के हर एक हिस्से में पहुंच चुका है। भारत की अगर चर्चा करें तो भारत के हर एक विभाग में, विभाग से अर्थात कि स्टूडेंट यूनियन हो, मजदूर संगठन हो, स्वयंसेवी संगठन हो, वनवासी समाज हो, दलित समाज हो, अपितु मुस्लिम समाज के लिए भी संघ ने भारतीय मुस्लिम मंच जैसे संस्था की स्थापना कर रखी है। संघ का यह मानना है कि देश के हर एक व्यक्ति तक जिसको भी एक संगठन की, एक सोच की और एक साथ चलने की आवश्यकता है, संघ उसके लिए उपस्थित है। संघ के अनुसांगिक संगठनों की अगर बात करें, अनुसांगिक संगठन अर्थात वे संगठन जिनका की मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अनुसांगिक संगठनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि एक विद्यार्थी संगठन है, जिसका उद्देश्य देश के सभी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के अंदर
भारतीयता का विकास करना, राष्ट्रीयता का विकास करना तथा विवेकानंद, विनोबा भावे एवं ऐसे क्रांतिकारी, समाज सेवी और देशभक्तों की भावनाओं को आगे ले जाना है, जिससे कि एक ऐसे छात्र का निर्माण हो जो शिक्षित भी हो, सुसंस्कारित भी हो और संगठित भी हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मजदूर संगठन भी है, जिसका उद्देश्य यह है कि मजदूर और किसान जैसे जो हमारे समाज के एक ऐसे तबके हैं जो वर्किंग क्लास के अंतर्गत आते हैं, जिनको कि कम्युनिज्म ने बुरी तरह से पीड़ित किया तथा कम्युनिस्टों ने हमारे देश के किसानों, मजदूरों को एक तरह से वैचारिक स्तर पर हथिया लिया। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ऐसे किसान यूनियन और एक ऐसे मजदूर संगठन का निर्माण किया जो कि कहता है कि देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। अर्थात हम मजदूरों को उनकी पूरी आमदनी भी दिलाएंगे, परंतु राष्ट्र हित में उन्हें इकट्ठा भी करेंगे। इसके पश्चात वनवासी कल्याण आश्रम, जिसका कि मूल उद्देश्य भारत के वनवासी गिरिवासी भाइयों अर्थात कि भारत के ट्राइबल्स के बीच में जाकर उनके जीवन की समस्याओं, चिकित्सा, एजुकेशन एवं दैनिक जीवन की अन्य आवश्यकताओं में उनको साथ देना, उनको सहयोग देना और जो कि ईसाई मिशनरी गतिविधियां पूरे भारत में और विशेषकर आदिवासी इलाकों में फैली हुई हैं, उनका अपने कार्यों से विरोध करना, यह वनवासी कल्याण आश्रम का मूल उद्देश्य है। संघ ने इसके अतिरिक्त देश में किसी भी वक्त, किसी भी समय आने वाली प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं में पूर्ण रूप से सहयोग का कार्य करते आया है। एवं इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, भुज का भूकंप हो, उड़ीसा में आया बाढ़ हो या फिर दक्षिण में आई सुनामी हो, इसके अतिरिक्त पहाड़ी राज्यों में हमेशा आते रहने वाले भूस्खलन या हिमस्खलन की घटनाएं हो या फिर पहाड़ फटने की घटनाएं हो, संघ ने हर वक्त, हर आपदा में सबसे पहले, सबसे आगे उपस्थित होकर लोगों की सेवा की है, लोगों की सुरक्षा की है और उनकी सहायता की है। भारत तो 1947 में आजाद हो गया, परंतु भारत के एक हिस्से गोवा और दादर नगर हवेली का इलाका अभी भी पुर्तगाल के कब्जे में था। भारत की आजादी के 12 वर्ष बाद भी वहां पर पुर्तगाल का कब्जा पर्याप्त रूप से बरकरार था, जिसके विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयत्नों के फलस्वरूप दादर नगर हवेली को 1954 में आजादी प्राप्त हो गई, परंतु इसके बाद भी संघ रुका नहीं, संघ थका नहीं और गोवा के आंदोलन में लग गया। गोवा मुक्ति मोर्चा के गठन के साथ ही संघ ने गोवा में स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ कर दिया और नेहरू जी से आवेदन किया कि वह सशस्त्र सेना को गोवा में भेजें, परंतु नेहरू जी ने उस समय इसे नकार दिया। संघ गोवा के आजादी के आंदोलन में लगा रहा और अंततः गोवा को भी भारत में सम्मिलित कर लिया गया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि संघ लगातार भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर होता रहता है। आज अगर हम वर्तमान की तरफ आए तो हम देखते हैं कि संघ भारत के हर उस एक क्षेत्र में व्याप्त है जहां की उसे आवश्यकता है। संघ ने भारत को और भारतीयता को आगे ले जाने के अपने प्रयत्नों को बहुत आगे पहुंचाया हुआ है। 1925 में स्थापित यह संस्था 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे करेगी। 1925 में ही संघ के साथ साथ एक और संस्था का गठन हुआ था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी। आज 100 साल के अंदर हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी भारत से पूर्णतः समाप्ति की तरफ है और संघ और मजबूत होकर आज संपूर्ण भारत में फैल चुका है। इसके पीछे अगर कोई एकमात्र कारण है, वह है उनकी विचारधारा। कम्युनिस्ट पार्टियां जहां की देश विरोधी एवं देश विरोधी विचारों से प्रेरित थीं, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल में भारतीयता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल में हिंदुत्व है और वसुधैव कुटुंबकम तथा हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत
की भावना संघ के अंदर है। संघ ने आदिवासी, पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित समुदायों के साथ मिलकर उनको मेन स्ट्रीम से जोड़कर एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल दिया जिसमें कि हिंदू समाज के साथ साथ अन्य धर्मावलंबियों, मतावलंबियों एवं अन्य विचारों को मानने वाले लोगों को भी इकट्ठा किया जा सके और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जा सके जहां सबके लिए हर चीज समान रूप से उपलब्ध हो सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस 98 वर्षों की यात्रा का यह एक छोटा सा विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और विचारों का अंत नहीं होता, विचारक भले ही अंत को प्राप्त कर जाते हैं। संघ ने इस भावना को समझते हुए, किसी व्यक्ति विशेष को गुरु न मानते हुए, परम पवित्र भगवा ध्वज, जैसा कि संघ के विचारक इसे कहते हैं, भगवा ध्वज को अपना गुरु माना। और संघ का इसके पीछे यही प्रेरणा थी कि व्यक्ति तो विनाशवान है, व्यक्ति समाप्त हो सकता है, व्यक्ति के अंदर कुरीतियां आ सकती हैं, परंतु हम अगर किसी ऐसे प्रतीक का प्रयोग करें जो कि भारत के इतिहास से, भारत की गौरवशाली परंपरा से जुड़ा हुआ है, वह हमेशा हमें ज्ञान देता रहेगा, वह हमेशा हमारे अंदर वीरता की भावना को प्रज्वलित करता रहेगा, वह हमेशा हमें यह स्मरण कराता रहेगा कि भारत का मूल जो है वह हिंदुत्व है और भारत को, उस विचार को, उस प्रेरणा को हमेशा जागृत रखना है और वही एक विचार हमें विश्व गुरु की तरफ ले जा सकता है। भगवा ध्वज को संघ ने अपना गुरु माना है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि संघ को भारत के राष्ट्रीय ध्वज अर्थात हमारे तिरंगे से कोई विरोधाभास है। जब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तब संघ ने अपने सभी शाखाओं पर पूर्ण स्वराज दिवस को मनाया तथा हेडगेवार जी ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कांग्रेस के इस विचार को अपने अंदर आत्मसात किया तथा संपूर्ण भारत में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस को मनाया गया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा हर उस विषय पर, हर उस मुद्दे पर सभी उन विचारकों या व्यक्तियों को सम्मान दिया या फिर उन्हें समर्थन दिया जो कि भारत के हित में थे, जो कि राष्ट्र के हित में है। आरक्षण पर संघ का क्या विचार है? आरक्षण पर जैसा कि हमें याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त मोहन भागवत, जो कि संघ के वर्तमान में सरसंघ चालक हैं, उनका एक बयान अत्यंत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आरक्षण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इससे उनका अभिप्राय यह था कि हमें यह देखने की आवश्यकता है कि क्या आरक्षण हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है, हर उस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल रहा है जिसको प्रदान करने के लिए यह व्यवस्था बनी थी। मोहन भागवत का विचार यह था कि आरक्षण के फलस्वरूप समाज के निचले तबके के जिन जाति विशेष को यह लाभ मिला, उन्होंने इस पर एकाधिकार कर लिया और निम्न जातियों के, तथाकथित पिछड़ी जातियों के उन बहुत बड़ी आबादी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है और इस पर पुनर्विचार की अत्यंत आवश्यकता है। आरक्षण पे संघ का यह भी मानना है कि आरक्षण इसलिए निर्मित की गई थी कि कुछ वर्षों के अंदर समाज के निचले तबके, तथाकथित दलित समुदाय को हम समाज के सवर्ण अर्थात समाज के प्रगतिशील जातियों के समानांतर ला सके, जिससे कि उन्हें एक बराबर का स्तर मिल जाए और समाज में समानता स्थापित हो सके। इसके पश्चात हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में महिलाओं को समानता प्रदान करने के लिए, महिलाओं को राजनैतिक स्तर पर समान रूप से स्थापित करने के लिए महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया तथा संसद के दोनों सदनों से उसे पास किया गया। महिला आरक्षण विधेयक को अत्यंत ही सहर्ष के साथ स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय सेविका समिति के मुखपत्र में यह कहा गया कि अपितु आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही समानता स्थापित कर सकती है। लॉन्ग टर्म में आरक्षण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। फिर भी महिलाओं के लिए लाए गए इस कदम का राष्ट्रीय सेविका समिति सहर्ष स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने निर्माण काल के, अपने स्थापना वर्ष के साथ ही अनेक प्रकार के
देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोपों का सामना करना पड़ा है। इसका आरंभ होता है गांधी जी की हत्या के साथ। 1948 में गांधी जी की हत्या के साथ ही संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का यह मानना था कि नाथूराम गोडसे, जिसने की गांधी जी की गोली मारकर हत्या की थी, वह संघ का स्वयंसेवक है तथा संघ का गांधी जी की हत्या में संलिप्तता है। इसके पश्चात आदरणीय न्यायालय के द्वारा यह स्थापित किया गया, यह निर्णय दिया गया कि संघ का गांधी जी की हत्या में कोई योगदान नहीं है, जिसके बाद की संघ के ऊपर से सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि संघ के ऊपर 2 बार और प्रतिबंध लगते हैं तथा दोनों बार सरकारों के द्वारा इसे हटा लिया जाता है। संघ के ऊपर हमेशा ही सांप्रदायिक दंगों में संलिप्तता के आरोप लगते रहे हैं और हर बार संघ इससे बेदाग ही बाहर निकला है, क्योंकि संघ ने कभी भी किसी के विरोध की बात नहीं की है। संघ हमेशा कहता है कि हम देश के सभी हिंदुओं को एकजुट करेंगे और एकजुटता से इसका तात्पर्य होता है कि उनके अंदर एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण करेंगे। हम देखते हैं कि 2002 के गुजरात के दंगे हों अथवा उसके बाद किए गए कई सारे सांप्रदायिक दंगे हों, जिसमें कि हिंदू समुदाय के ऊपर मुस्लिम समुदाय के द्वारा, अर्थात एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर हिंसक गतिविधियां की जाती हैं और इसमें अनेक दलों का नाम आता है। दलों के इस दलदल से संघ हमेशा बेदाग वापस निकला है और संघ ने यह साबित किया है कि अगर आपके विचारों में समानता हो, अगर आपके विचारों में स्पष्टता हो, तो कोई भी आरोप आपके ऊपर टिक नहीं पाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने संघ का एक संक्षिप्त इतिहास और उसके राजनीतिक विचारधारा को जानने का प्रयास किया। ऐसे ही अन्य भारतीय दलों के बारे में हम आपको जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए देसी पंचायत। धन्यवाद।